नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आपका बहुत बहुत स्वागत है TV7 भारत पर और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह यादव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। ऑस्ट्रेलिया दौरे से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। दावा किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी को सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकी दी गई है। ये धमकी ऑस्ट्रेलिया में होने वाले मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम से जुड़ी हुई एक फेसबुक पोस्ट में कमेंट सेक्शन में दी गई है। इस दावे के सामने आने के बाद ऑस्ट्रेलिया की सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पे हैं और जो है ऑस्ट्रेलिया फेडरल पुलिस पूरे मामले की लगातार जांच में जुट चुकी है। हालांकि अब तक ऑस्ट्रेलियन फेडरल पुलिस की ओर से इस मामले में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है और ना ही किसी की गिरफ्तारी की बात हुई है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक धमकी मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने तुरंत जांच शुरू कर दी है और संबंधित फेसबुक अकाउंट और आईपी एड्रेस की पहचान कर ली गई है। दरअसल आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 जुलाई से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान 9 जुलाई को मेलबर्न के प्रसिद्ध मार्वल स्टेडियम में मेलबर्न मीट्स मोदी नाम का बड़ा कार्यक्रम, सामुदायिक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी भारतीय मूल के हजारों लोगों को संबोधित करेंगे। अब इसी कार्यक्रम के प्रचार से जुड़ी फेसबुक पोस्ट के नीचे एक कथित फेसबुक अकाउंट अबू मुस्तफा के नाम के व्यक्ति ने धमकी भरा कमेंट किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कमेंट में लिखा गया था कि कार्यक्रम के दौरान स्टेडियम की छत बंद रखिएगा, नहीं तो प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया अपनी मौत के लिए आएंगे। अब इस धमकी के सामने आते ही कार्यक्रम आयोजकों ने इसकी सूचना ऑस्ट्रेलियन फेडरल पुलिस को दे दी है, जिसके बाद जांच शुरू कर दी गई है। वही बताया जा रहा है कि जांच एजेंसियों ने धमकी देने वाले अकाउंट से जुड़े आईपी एड्रेस की पहचान कर ली है। हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आरोपियों की पहचान क्या है, वो कहां रहने वाले हैं, कहां के रहने वाले हैं और क्या उसे हिरासत में लिया गया है। अभी तक इस मामले में पूरी तरीके से जो कथित जानकारी आ रही है सामने, लेकिन पुलिस की ओर से कोई भी जानकारी जो है सार्वजनिक नहीं की गई है। अब बात करते हैं उस कार्यक्रम की जिसके दौरान ये कथित धमकी दी गई है। मेलबर्न मीट्स मोदी ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले भारतीय समुदाय का एक बड़ा कार्यक्रम माना जा रहा है। मेलबर्न में मार्वल स्टेडियम में आयोजित होने वाले इस आयोजन में बड़ी संख्या में भारतीय मूल के लोग पहुंचने वाले थे। कार्यक्रम का उद्देश्य था ऑस्ट्रेलिया में बसे भारतीय समुदाय को प्रधानमंत्री से जोड़ना और दोनों देशों के रिश्तों को और भी ज्यादा मजबूत बनाना। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया में भारतीय मूल के लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है, ऐसा सरकार का कहना है और अब यह समुदाय वहां के सबसे तेजी से बढ़ते हुए प्रवासी समुदायों में शामिल हो रहा है। अनुमान है कि ऑस्ट्रेलिया में 10 लाख से अधिक भारतीय मूल के लोग रहते हैं। अब ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा सिर्फ एक राजनीतिक यात्रा नहीं था, बल्कि प्रवासी भारतीयों के साथ भारत के संबंधों और संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। अब प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर भी विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। विदेशी दौरे के दौरान प्रधानमंत्री की सबसे नजदीकी सुरक्षा भारत का स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी कि SPG संभालता है। वही कार्यक्रम स्थल, होटल, एयरपोर्ट, सड़क मार्ग और पूरे दौरे की बाहरी सुरक्षा मेजबान देश की पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के जिम्मे होती है। दौरे से पहले दोनों देशों की सुरक्षा एजेंसियां कई स्तरों पर समन्वय करती है। कार्यक्रम स्थल का बार बार निरीक्षण किया जाता है, आने जाने वाले रास्तों की जांच की जाती है, भीड़ की निगरानी के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की जाती है। इसके अलावा दोनों देशों की खुफिया एजेंसियां संभावित खतरे से जुड़ी सूचनाएं भी साझा करती रहती हैं। अब यदि किसी तरीके की धमकी सामने आती है तो सुरक्षा घेरा और भी ज्यादा मजबूत कर दिया जाता है तथा अतिरिक्त जांच शुरू कर दी जाती है। अब प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले भी 2 बार ऑस्ट्रेलिया की आधिकारिक यात्रा कर चुके हैं। पहली बार नवंबर 2014 में प्रधानमंत्री बनने के कुछ महीनों बाद उन्होंने ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया था। उसी दौरान उन्होंने ब्रिस्बेन में G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया था। कैनबरा में द्विपक्षीय बैठक में भी वो शामिल हुए थे। इसके बाद उन्होंने 2023 में प्रधानमंत्री मोदी जब दूसरी बार प्रधानमंत्री बने तो वे ऑस्ट्रेलिया पहुंचे थे। उन्होंने सिडनी में आयोजित क्वाड लीडर्स समिट में हिस्सा लिया था और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता की थी। उसी दौरे में सिडनी के कुडोस बैंक एरिना में भारतीय समुदाय के एक बड़े कार्यक्रम को संबोधित किया था, जिसमें करीब 20,000 लोग शामिल हुए थे। ये पहली बार नहीं है जब प्रधानमंत्री मोदी को लेकर किसी तरीके की सुरक्षा चुनौती सामने आई है। पहले भी कई बार धमकी और सुरक्षा में की चूक की घटनाएं सामने आई है। अब इस साल जनवरी में पंजाब दौरे से ठीक पहले जालंधर में
4 जो है स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी वाला ईमेल मिला था। उस समय प्रधानमंत्री मोदी का पंजाब दौरा प्रस्तावित हुआ था। जांच एजेंसियों ने पूरे मामले की जांच की, लेकिन किसी भी तरीके की विस्फोटक जो है उस एरिया से नहीं मिला और यह धमकी पूरी तरीके से फर्जी साबित हुई। और वही 5 जनवरी 2022 को पंजाब में प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में हुई चूक देश भर में चर्चा का हिस्सा बनी रही। आपको बता दें कि हुसैनीवाला जाते समय प्रदर्शनकारी किसान द्वारा सड़क जाम किए जाने के कारण प्रधानमंत्री का काफिला फ्लाईओवर पर करीब 15 से 20 मिनट तक रुका रहा था। अब बाद में सुरक्षा कारणों से प्रधानमंत्री को बिना रैली किए बठिंडा एयरपोर्ट लौटना पड़ा था। इस घटना को लेकर काफी राजनीतिक विवाद भी हुआ था। बाद में इसकी जांच कराई गई थी। अब ऑस्ट्रेलिया में सामने आई इस नई धमकी ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर चिंताएं बढ़ा दी हैं। हालांकि सुरक्षा एजेंसियां पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं और कार्यक्रम को लेकर किसी भी आवश्यक सुरक्षा इंतजाम को अनदेखा नहीं किया जा रहा है। फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस मामले में अभी तक कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है और न ही धमकी देने वाले व्यक्ति को अभी तक गिरफ्तार किया गया है। ये खबर सामने आई है। ऑस्ट्रेलियन फेडरल पुलिस की जांच लगातार जारी है और जांच पूरी होने के बाद ही पूरे मामले की पूरी तस्वीर सामने आ सकेगी। लेकिन अब देखना होगा कि जांच एजेंसियां इस धमकी के पीछे किसे जिम्मेदार पाती हैं और क्या ये केवल सोशल मीडिया पर किया गया एक आपत्तिजनक कमेंट था या फिर इसके पीछे वास्तव में कोई गंभीर साजिश छिपी हुई थी। प्रधानमंत्री जैसे ही संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति की सुरक्षा से जुड़े किसी भी इनपुट को हल्के में नहीं लिया जाता है। ऐसे मामलों में सुरक्षा एजेंसियां पूरी सतर्कता के साथ कार्रवाई करती हैं। तो फिलहाल सबकी नजरें प्रधानमंत्री के ऑस्ट्रेलिया दौरे और वहां से होने वाले मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम पर टिकी हुई है, जहां सुरक्षा व्यवस्था पहले से और भी ज्यादा कड़ी कर दी गई है और किसी भी तरीके की दुर्घटना या फिर घटना से बचाने के लिए पूरी तैयारियां में सुरक्षा एजेंसियां जुटी हुई हैं। अब सीधे बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने संगठनात्मक स्तर पर अपनी रणनीति को और भी ज्यादा तेज कर दिया है। पार्टी की अहम बैठक में और राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को स्पष्ट संदेश दिया है। आपको बता दें कि बैठक का सबसे बड़ा संकेत आगामी विधानसभा चुनाव में टिकट वितरण की नीति को लेकर सामने आया है, जहां यह साफ कर दिया गया है कि उम्मीदवारों का चयन केवल मेरिट के आधार पर ही होने वाला है। पार्टी नेतृत्व ने कहा है कि संगठन के प्रति समर्पण, जनता के बीच सक्रियता और जमीनी स्तर पर बेहतर प्रदर्शन ही टिकट पाने की सबसे बड़ी आधारशिल साबित होगी। माना जा रहा है कि भाजपा ने अभी से चुनावी तैयारियों को लेकर अपनी प्राथमिकताएं तय कर दी है और संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत करने का पूरा फोकस उस पर किया जा रहा है। बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि 2027 के विधानसभा चुनाव में टिकट उसी कार्यकर्ता को मिलेगा जिसने संगठन के लिए लगातार काम किया हो, जनता के बीच अपनी पहचान बनाई हो और पार्टी की नीतियों को प्रभावी ढंग से लोगों तक पहुंचाया हो। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि केवल पद पर होना पर्याप्त नहीं है, बल्कि जमीन पर सक्रियता और संगठन के प्रति प्रतिबद्धता ही उम्मीदवार की चयन का आधार बनेगी। उसके साथ ही उन्होंने अपने बयान में ये भी बोला है कि टिकट उन्हीं को दिया जाएगा जो ग्राउंड लेवल पर जिन कार्यकर्ताओं ने, जिन पार्टी के मेंबर्स ने काम किया होगा। राजनीतिक जानकारों का इस पर कहना है कि भाजपा अब संगठन में सक्रिय और मेहनती कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने पर काम कर रही है ताकि चुनावी मुकाबले में पार्टी को और भी ज्यादा मजबूत से पेश किया जाए। बैठक के दौरान मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान को लेकर भी विस्तार से चर्चा हुई। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया कि इस अभियान को और भी गति दी जाए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक कार्यकर्ता अपने बूथ को सबसे मजबूत बनाने के लक्ष्य के साथ काम करेगा। बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत किए बिना चुनावी जीत संभव नहीं है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से घर घर जाकर लोगों से संपर्क करने, केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आम जनता तक पहुंचाने और नए मतदाताओं के साथ लगातार संवाद बनाए रखने की अपील की है। उनका कहना था कि बूथ ही चुनाव जिताने की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है और संगठन की असली ताकत भी बूथ स्तर पर ही दिखाई देती है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सांसदों और विधायकों को स्पष्ट जिम्मेदारी सौंपी है। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि केवल अपने विधानसभा या फिर संसदीय क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि संगठन को मजबूत करने में भी सक्रिय भूमिका निभाए। सभी जनप्रतिनिधियों को अपने
अपने क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं के साथ लगातार संपर्क बनाए रखने, बूथ समितियों को सक्रिय करने और पार्टी के संगठनात्मक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर भाग लेने के निर्देश दिए गए हैं। उनका कहना था कि सरकार और संगठन के बीच बेहतर समन्वय ही पार्टी को चुनाव में मजबूत स्थिति दिला सकता है। बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री BL संतोष ने भी कार्यकर्ताओं को महत्वपूर्ण संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि पार्टी के स्वागत कार्यक्रम के दौरान सड़क जाम जैसी स्थिति बिल्कुल ना बनानी चाहिए। किसी भी कार्यक्रम के कारण आम जनता को असुविधा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अनुशासन बनाए रखने और सभी कार्यक्रमों को व्यवस्थित तरीके से आयोजित करने की अपील की है। BL संतोष ने कहा कि भाजपा एक अनुशासित संगठन है और उनकी पहचान ही अनुशासन तथा संगठनात्मक संस्कृति से होती है। इसलिए कार्यकर्ताओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि पार्टी के कार्यक्रमों में आम लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। बैठक में संगठनात्मक प्रवास को लेकर भी सख्त निर्देश जारी किए गए। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि प्रदेश पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, क्षेत्रीय अध्यक्ष और सभी मोर्चों के अध्यक्ष नियमित रूप से अपने अपने क्षेत्र में प्रवास करें और जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं को सुने और समझे। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि जो पदाधिकारी प्रवास नहीं करेगा उसे अपना पद छोड़ने के लिए तैयार रहना होगा। उन्होंने आगे कहा कि संगठन में जिम्मेदारी केवल नाम के लिए नहीं दी जाती बल्कि उनके साथ जवाबदेही भी जुड़ती है। यदि कोई पदाधिकारी जनता और कार्यकर्ता के बीच नहीं जाएगा तो संगठन ऐसे लोगों के प्रति सख्त रवैया अपनाएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सभी पदाधिकारियों को यह निर्देश दिया है कि वे अपने मासिक प्रवास की विस्तृत रिपोर्ट तैयार करें, उसके प्रमाण संगठन महामंत्री को उपलब्ध कराएं। इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि संगठन के सभी पदाधिकारी वास्तव में जमीनी स्तर पर सक्रिय हैं और पार्टी द्वारा दिए गए दायित्व का पालन कर रहे हैं। माना जा रहा है कि भाजपा संगठन में जवाबदेही बढ़ाने और कार्यकर्ताओं की सक्रियता का नियमित मूल्यांकन करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। बैठक में संगठन विस्तार को लेकर भी स्पष्ट समय सीमा तय की गई है। जिला अध्यक्षों, क्षेत्रीय अध्यक्षों और विभिन्न मोर्चों के अध्यक्षों को निर्देश दिया गया है कि वे 10 जुलाई तक अपनी पूरी टीम का गठन करें। पार्टी नेतृत्व ने कहा कि मजबूत संगठन के बिना चुनावी सफलता संभव नहीं है, इसलिए सभी संगठनात्मक इकाइयों का समय पर गठन और उसकी सक्रियता बेहद आवश्यक है। साथ ही यह भी कहा गया है कि संगठन को बूथ स्तर पर पूरी मजबूती के साथ खड़ा करना ही 2027 विधानसभा चुनाव के लिए जीत की सबसे बड़ी कुंजी साबित होगा। तो कुल मिलाकर भाजपा ने अपनी इस बैठक के जरिए संगठन को स्पष्ट संदेश दिया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी अभी से शुरू हो चुकी है। टिकट वितरण से लेकर बूथ प्रबंधन, संगठनात्मक प्रवास, अनुशासन, जवाबदेही और संगठन विस्तार तक हर स्तर पर स्पष्ट रणनीति बनाई जा रही है। पार्टी नेतृत्व चाहता है कि हर पदाधिकारी और हर कार्यकर्ता जनता के साथ लगातार संवाद करे, जनता से जमीनी स्तर पर जुड़े। ऐसे में माना जा रहा है कि भाजपा 2027 विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए अभी से ही संगठनात्मक ढांचे को पूरी तरीके से सक्रिय बनाने की दिशा में तेजी से कार्य कर रही है। खबरों में आगे बढ़ते हुए रुख करेंगे अयोध्या का। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी और दान से जुड़े कथित विवाद के बीच एक और बड़ा दावा सामने आया है। आपको बता दें कि जिसने इस पूरे मामले को नया मोड़ दे दिया है। इस बार सवाल किसी नकदी का नहीं है, आभूषण का नहीं है, बल्कि सोने के पन्नों वाली बेहद दुर्लभ और बहुमूल्य रामचरितमानस को लेकर उठाया गया है। यह दावा पूर्व गृह सचिव S लक्ष्मी नारायण ने किया है। आपको बता दें कि उन्होंने आरोप लगाया है कि उनके द्वारा मंदिर ट्रस्ट को श्रद्धा के साथ दान की गई सोने की परत चढ़ी रामचरितमानस अब कहां है। उन्होंने उन्होंने ये बोला है कि उनको इसकी कोई जानकारी नहीं है कि जो रामचरितमानस उन्होंने ट्रस्ट को दान किया था अब वो कहां है। उनका कहना है कि दान के समय उन्हें न तो कोई आधिकारिक रसीद दी गई थी और न ही कोई पावती उपलब्ध कराई गई थी। ऐसे में उन्होंने इस पूरी प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए हैं। ये मामला अब ऐसे समय में सामने आया है जब राम मंदिर में चढ़ावा और दान के कथित गबन को लेकर जांच लगातार जारी है। पूर्व गृह सचिव S लक्ष्मी नारायण ने ABP
है आपको एक न्यूज़ एजेंसी से बात करते हुए उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी सरस्वती ने 8 अप्रैल 2024 को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को विशेष रूप से तैयार कराई गई सोने की परत चढ़ी रामचरितमानस भेंट की थी। उनके अनुसार केवल एक धार्मिक ग्रंथ ही नहीं था वो, बल्कि उनके परिवार की वर्षों की श्रद्धा, आस्था और समर्पण का प्रतीक था। उनका दावा था कि दान देने के बाद कई बार ट्रस्ट से रसीद की मांग की गई और आधिकारिक पावती की मांग की गई, लेकिन कोई भी दस्तावेज उन्हें उपलब्ध नहीं कराया गया। उनका कहना है कि इतनी मूल्यवान धरोहर दान करने के बाद भी यदि दानदाता के पास कोई आधिकारिक रिकॉर्ड न हो तो ये चिंता का विषय है। एस लक्ष्मी नारायण ने यह भी कहा है कि इस विशेष रामचरितमानस को तैयार करने के लिए उनकी मां और उनकी पत्नी के गहने तक उसमें लगाए गए थे। उन्होंने कहा कि निर्माण केवल भावनात्मक नहीं था, बल्कि भगवान श्री राम के प्रति उनका अटूट आस्था का प्रतीक था। उन्होंने वर्षों की मेहनत और बड़ी लागत से इस पांडुलिपि को तैयार कराया था। उनका कहना है कि जब इतनी श्रद्धा और विश्वास के साथ कोई व्यक्ति मंदिर को दान देता है तो ये अपेक्षा स्वाभाविक होती है कि उस धरोहर को सुरक्षित रखा जाए, उसका संरक्षण किया जाए और उसका पूरा रिकॉर्ड भी रखा जाए। पूर्व गृह सचिव के अनुसार ये रामचरितमानस सोने, चांदी और तांबे से तैयार की गई थी। उनका कुल वजन लगभग 147 किलोग्राम बताया गया है। इसमें कुल 522 पन्नों पर सोने की परत चढ़ाई गई थी और इन पन्नों पर गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के सभी 10,902 श्लोक अंकित किए गए थे। धार्मिक दृष्टि से इसकी महत्वता जितनी अधिक थी उतनी ही इसकी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कीमत भी मानी जा रही थी। ऐसे में इस पांडुलिपि की वर्तमान स्थिति को लेकर उठे सवालों ने लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। आपको बता दें कि उनका यह भी दावा है कि जब ये रामचरितमानस मंदिर को सौंपी गई थी तब शुरुआती दिनों में इसे मंदिर परिसर में प्रदर्शित किया गया था। श्रद्धालु इसके दर्शन करते थे और नियमित रूप से इसकी पूजा भी की जाती थी, लेकिन कुछ समय बाद वहां से इसे हटा दिया गया। उनका कहना है कि इसके बाद उन्हें ये जानकारी मिली थी कि रामचरितमानस खो गई है। उनका कहना है, अब कह रहे हैं वो कि रामचरितमानस कहाँ गई, उसका क्या हुआ, उनका अब सवाल सामने निकलकर आ रहा है। इसी कारण उन्होंने सार्वजनिक रूप से ये चिंता जताई है और अपील भी की है कि रामचरितमानस का पूरा ब्यौरा उनके सामने रखा जाए, जनता के सामने रखा जाए। उन्होंने ये भी कहा कि इस मामले को कोई वरिष्ठ लोगों के सामने नहीं उठाया गया। उनका दावा है कि उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि RSS से भी मुलाकात की और इसकी जानकारी दी। उनके अनुसार उस समय उन्हें आश्वासन दिया गया था कि मामले को देखा जाएगा, इसकी जांच की जाएगी, लेकिन 1 साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी उन्हें कोई ठोस जानकारी नहीं मिली है। इसके अलावा उनका यह भी कहना है कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के तत्कालीन सलाहकार अवनीश अवस्थी से भी अपील की चिंता शेयर की गई थी। उनके मुताबिक उन्हें यह कहकर समझाने की कोशिश की गई थी कि दान दे दिया है तो दान समझकर उसे छोड़ दो। एस लक्ष्मी नारायण ने यह भी दावा किया है कि जब उन्होंने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय से मुलाकात की थी तो उन्होंने संतोषजनक जवाब नहीं दिया। उनका आरोप है कि मंदिर के प्रबंधन और दान की गई वस्तुओं की जिम्मेदारी ट्रस्ट की है, इसलिए इस तरीके की मूल्यवान धरोहर कहाँ है, इसकी जानकारी सार्वजनिक होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राम मंदिर किसी व्यक्ति विशेष का नहीं बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है, इसलिए मंदिर में आने वाले हर दान का रिकॉर्ड पूरी पारदर्शिता के साथ रखा जाना चाहिए। अब ये पूरा मामला ऐसे समय में आया है जब राम मंदिर में चढ़ावा चोरी जैसे मामले की जांच चल रही है। हाल ही के दिनों में चढ़ावे की कथित चोरी के मामले में कई लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी हुई है और जांच एजेंसियां पूरे मामले की जांच लगातार कर रही हैं। अब इसी बीच सोने के पन्नों वाली रामचरितमानस को लेकर उठे सवालों ने एक बार फिर विवाद खड़ा कर दिया है। राजनीतिक गलियारों से लेकर सामाजिक संगठनों तक हर जगह यही प्रतिक्रिया आ रही है। यही बोला जा रहा है कि आखिर दान की राशि और आभूषण और अब रामचरितमानस गया कहां, इनका ब्यौरा कहां है। बताया जा रहा है कि 6 जुलाई को श्री राम जन्म तीर्थ भूमि क्षेत्र ट्रस्ट की अहम बैठक भी होने वाली है। माना जा रहा है कि इस बैठक में हाल ही के विवादों से जुड़े मामलों में ट्रस्ट के प्रशासनिक कामकाज पर चर्चा हो सकती है। ऐसे में इस बैठक पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। उम्मीद की जा रही है कि ट्रस्ट की ओर से इन आरोपों और दावों पर आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आ सकती है। हालांकि इस पूरे मामले में यह स्पष्ट करना बेहद जरूरी है कि सोने की परत चढ़ी रामचरितमानस के गायब होने के पीछे क्या संभावनाएं हैं, क्या वजह है।
तो आपको बता दें कि लगातार राम मंदिर से जुड़े खुलासे लगातार सामने आ रहे हैं। कई कथित गड़बड़ियां सामने आ रही हैं। लोग लगातार अब खुलकर सामने आ रहे हैं, अपने दान की गई चीजों का ब्यौरा मांग रहे हैं, रसीद मांग रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल तो ये खड़ा होता है कि जब मंदिर में कोई चीज दान की जा रही थी तो उसका रसीद जो है लोगों को क्यों नहीं दिया जा रहा था, उसका ब्यौरा लोगों को क्यों नहीं दिया जा रहा था। अगर ये कथित मामले जो है चढ़ावा चोरी का मामला जो है अगर सामने नहीं आता तो फिर ये जो घटनाएं हुई हैं, जो रसीद वाला मामला हुआ है, जो किसी भी व्यक्ति को रसीद नहीं दी गई है, ये मामला पूरी तरीके से दब जाता। लगातार राम मंदिर में चढ़ावे और दान से जुड़े मामले, नए नए दावे जो है खुलकर सामने आ रहे हैं। रोजाना कथित गड़बड़ियां, चोरी और श्रद्धालुओं के साथ सबकी चिंताएं बढ़ रही हैं। बार बार गड़बड़ी के मामले, कभी आभूषण में गड़बड़ी, कभी चढ़ावे में गड़बड़ी, तो कभी दान की गई चीजों में, अब यहां तक कि रामचरितमानस में भी गड़बड़ी की खबर सामने आ रही है, जो लगातार चिंता बढ़ा रही है। TV7 भारत पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। जुड़े रहे हमारे साथ। नमस्कार।